वेट जो है 5 to 6 kg इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी डिक्रीज हो जाता है। और WBC की काउंट बढ़ती है 30,000 अप टू 30,000 तक इंक्रीज होती है। और प्रीडोमिनेटली ग्रेनुलोसाइट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है। CVS में जो है ब्लड वॉल्यूम डिसअपियर्स बाय दी पोस्टमार्टम कौन सी 3rd डे में, तो इंक्रीज इन रिवर्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट 2 to 3 वीक्स को लगाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह इधर क्योंकि इसमें वॉल्यूम प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है। अदर इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या है इन फर्स्ट 2 वीक्स पोस्टमार्टम, प्रोकोगुलेंट फैक्टर्स। हाँ, अब यहाँ भी इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेट है, एंटीकोगुलेंट एंड प्रोकोगुलेंट की लेवल इक्वल है। ठीक है, और प्रेग्नेंट स्टेट में आप देखो एंटीकोगुलेंट कम है और प्रोकोगुलेंट बढ़ गए, इसीलिए कोगुलेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस इनके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मूव करते रहना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखो कोगुलेशन फैक्टर रिमेन एलिवेटेड अप टू 8 to 12 वीक्स पोस्टमार्टम अब डिलीवरी हो गई। ठीक है, तो अब 8 to 12 वीक्स से तो ये इंक्रीज रहेंगे। फिर उसके बाद जो है परप्यूरल स्टेज में ये अभी तक ये मीन पोस्टमार्टम स्टेज 8 to 12 वीक्स को कौन सा स्टेज कहते हैं, परप्यूरल स्टेज। उसमें फर्स्ट वीक्स तक तो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, फिर आस्ते आस्ते डिक्रीज होते हैं, लेकिन नॉर्मल से 8 to 12 वीक्स तक ये इंक्रीज रहते हैं। उसके बाद ये फिर अपनी इक्विवेलेंट क्वांटिटी में आएंगे। नॉर्मल परप्यूरम सिस्टमिक चेंजेस मैंने आपको ये बताया कि ब्लड वॉल्यूम रिटर्न टू नॉन प्रेग्नेंट लेवल बाय द 10th डे ऑफ द परप्यूरम, कार्डियक आउटपुट immediately after delivery, slowly decline reach late pregnancy level to day postpartum normal level में जो कार्डियक आउटपुट आता है वो आता है 2 to 6 वीक। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस मैंने जो आपको बताया कि भाई WBC का काउंट 30,000 तक बढ़ता है, स्पेशली कौन से, ग्रेनुलोसाइट। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इंक्रीज ऑन दी फर्स्ट पोस्टमार्टम डे पहले। ठीक है, सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर जो मैंने अभी बताया फर्स्ट डे से वो इंक्रीज होता है। लैक्टेशन फिजियोलॉजी जो है वो 4 फेसेस में हम डिवाइड करते हैं, मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनेसिस एंड गैलेक्टोपॉइसिस। मेमोजेनेसिस में प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर फ्यूचर लैक्टेशन, लैक्टोजेनेसिस में सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द मिल्क इन द एल्वेओलाई के अंदर आता है, गैलेक्टोजेनेसिस में इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, एंड गैलेक्टोपॉइसिस में मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रीशन एंड इजेक्शन ये आफ्टर डिलीवरी। आखिरी वाले जो हैं ये 2 स्टेजेस आफ्टर डिलीवरी, और जो फर्स्ट 2 हैं वो बिफोर डिलीवरी हैं ताकि वो प्रिपरेशन होती है। अब इसमें ये नॉर्मल लैक्टेशन के दौरान जो है ब्रेस्ट है इसमें ये डायलेटेड हो गए हैं, ग्लैंड्स जो डक्ट्स हैं उनकी ये यहाँ पे आके एक्टिफेरस डक्ट्स हैं ये साइनस में आके ओपन होंगी, तो ये नॉर्मल है। लेकिन देखो इसके बाद ये जो दूसरी डायग्राम है इसमें इंगॉजमेंट है, कभी बेबी फीड नहीं कर रहा होता और मिल्क बन रहा होता है, कभी ऐसी कंडीशन होती है कि बेबी सही फीड कर पाता तो जिसकी वजह से इंगॉजमेंट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो हार्ड, सोर, उसमें दर्द भी होता है, रेडनेस भी हो जाती है, उसके अंदर जो सेल होते हैं वो डैमेज भी होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस में से आया और उसने मिल्क की इंजेक्शन की, और ऑक्सीटोसिन जो है वो इधर जाके इधर ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन जो है वो दोनों ही ब्रेस्ट फीडिंग में हमें हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल परप्यूरियम क्या है कि इंकरेजमेंट दो मदर्स को परफेक्टली वेल ड्यूरिंग पर खुद ही सही हो जाती है। ठीक है, अगर इंकरेजमेंट दी जाए। इमीडिएटली फॉलोइंग द डिलीवरी दी प्लासेंटा ऑब्जर्वेशन के, तो अब हम मैनेजमेंट क्या है कि अगर वाइटल साइन को चेक करो कि पल्स कितनी है, ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं है, टेम्परेचर तो नहीं है, और रिस्पायरेटरी रेट कितना है, और यूट्राइन कंट्रैक्शन ज़रूर देखो, क्योंकि यूट्राइन अगर एटोनिक यूट्रस होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी, पोस्टमार्टम हेमोरेज होगी। ये लोचिया क्या है कि भाई आपने देखा होगा डिलीवरी के 40 डेज तक थोड़ा थोड़ा ब्लड चलता है लेकिन ब्राउनिश क्लॉटेड होता है। अगर फ्रेश हो तो इसका मतलब है कोई प्लासेंटा रिटर्न हो गया है, जो कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग एबनॉर्मल है। तो उसको हम चेक करने के लिए पेशेंट को डिलीवरी के बाद छुट्टी देने से पहले वार्ड से एवरी 5 मिनट, आधे घंटे में हर 5 मिनट के बाद उसकी ब्लीडिंग को चेक करते हैं। फिर
देन फिर अगले जो 2 घंटे उसमें आधे घंटे के बाद देखते हैं। फिर पेशेंट को अगर सही होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती, फ्रेश नहीं होती, क्लॉटेड है, तो फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं वार्ड में। फिर वार्ड में हम 6 घंटों के लिए उसको हर 2-2 घंटे के बाद देखेंगे, ठीक है। फिर अगर सही है तो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं और लोअर लिम्ब दोनों की एग्जामिनेशन करके छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन फॉर द डिटेक्शन ऑफ और लोअर लिम्ब की फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। ये एवरीडे चेक भी करनी चाहिए, खुद को भी पेशेंट को भी थोड़ा सा होना चाहिए, वरना फिर डॉक्टर को भी दिखाए कि कोई ऐसी इंगॉल्वमेंट ब्रेस्ट में है या डीप टांगों में दर्द महसूस हो रहा है। द मदर शुड बी इंकरेज टू पास यूरिन, उसको इंकरेजमेंट करो कि जाओ यूरिन पास करो। अर्ली मोबिलाइज, उसको ऐसे नहीं, उसको बोलो मूवमेंट करो, मूवमेंट जितनी करोगे उतनी हीलिंग जल्दी होगी। मैनेजमेंट ऑफ द एपिजियोटमी अगर हुई है तो कोई टीयर वायर आया है एपिजियोटमी के दौरान तो उसको मैनेज करो। इन नॉर्मल डिलीवरी द मदर कैन गो होम, नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी के बाद उसको घर भेज देते हैं। लेकिन सिजेरियन सेक्शन में इधर तो 10 डेज लिखा है, लेकिन 10 डेज एक्सट्रीम है, 3rd डे तक छोड़ देते हैं अगर भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। डाइट रेजिमेंट उसको तैयार करके देते हैं कि भाई ये डाइट लेनी है। पोस्ट नेटल विजिट के लिए कि आती रहना, ऐसे नहीं कि बस बैठ जाओ, जब कंडीशन किसी हालत में ख़राब हो जाए फिर आओ। एडवाइसिंग फॉर द कंट्रासेप्शन एंड स्पेसिफिक, उस पेशेंट को बोलो कि भाई अब कंट्रासेप्टिव यूज करो और दूसरा बेबी जल्दी नहीं करो, उसमें स्पेस दो। पर्प्यूरल इन्फेक्शन क्या है? एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी, इसमें 6% ये चांसेस होते हैं कि मदर को पर्प्यूरल इन्फेक्शन हो जाए। इससे मोस्ट कॉमनेस्ट काज है मैटरनल डेथ। पर्प्यूरल मॉर्बिडिटी, टेम्परेचर अगर 38 डिग्री और हायर हो फर्स्ट 10 डेज में या 2 डेज में पोस्टमार्टम के बाद अगर टेम्परेचर आता है ये 38 या उससे ज़्यादा है तो उसको ओरली जो है वो टू बी टेकन बाय माउथ, उसको एंटीबायोटिक और देते हैं, लेकिन उसको हम टेम्परेचर को बाय माउथ के थ्रू, जो हमारा एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसके हम थ्रू मर्करी थर्मामीटर के थ्रू चेक करते हैं, वो करना चाहिए एटलीस्ट 4 टाइम्स डेली, ठीक है। फिर पर्प्यूरल इन्फेक्शन की रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए तो इन्फेक्शन जाने के, असेंडिंग इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। अनीमिया हो पेशेंट को, हेमरेज हो रही हो, एपिजियोटमी या सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, प्लासेंटा का पार्ट रह गया हो तो उसमें पर्प्यूरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कॉमन पैथोजेंस कौन से हैं? एरोबिक एंड एनारोबिक एंड अदर्स। एरोबिक में ग्रुप A, B एंड D स्टेफ्लोकोकाई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ई कोलाई, क्लेप्सिला, स्टेफ्लोकोकस ऑरियस। और एरोबिक होते हैं जो एनएरोबिक, जो ऑक्सीजन जिनको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छा, पेप्टोकोकस है, पेटो स्ट्रेप्टोकोकस है और बैक्टीरियोइड्स है, फ्लैजिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, ये है एनारोबिक। और अदर में क्लैमाइडिया, ट्रकोमेटिस एंड माइकोप्लाज्मा स्पीशीज। इसमें से एक किसी की जरूर आता है कि भाई पोस्टमार्टम हेमोरेज पर्प्यूरल इन्फेक्शन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो सकते हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों के लिहाज से आना चाहिए। अब मैनिफेस्टेशन क्या है? एक्यूट वल्वाइटिस, विजेनाइटिस एंड सर्विसाइटिस, यूट्राइन इन्फेक्शन होगा या ओवरी में इन्फेक्शन, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफिलेबाइटिस एंड सेप्टिसीमिया, ये चीज़ें हो सकती हैं। डायग्नोस हम कैसे करते हैं? पेशेंट की हिस्ट्री से फिजिकल एग्जामिनेशन करो, परविजानल एग्जामिनेशन करो, लेब फाइटिंग देखो और डिफरेंशियल डायग्नोस करो कि भाई ज़रूरी नहीं है कि पर्प्यूरल इन्फेक्शन। फिर ट्रीटमेंट दो, न्यूट्रिशन, अनीमिया है तो अनीमिया को ट्रीट करो, एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट दो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हाई डोज देते हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। अगर इन्फेक्शन है, एब्सेस है तो उसको ड्रेन करो, ठीक है। और अगर थ्रोम्बोफिलेबाइटिस है तो उसको ट्रीट करो। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पर्प्यूरल सेप्सिस, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट पोस्टमार्टम हेमोरेज डेफिनेशन क्या है? यूट्राइन ब्लीडिंग बाय 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, यानी जो मैंने कहा कि फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, अगर हो सकता है इमीडिएटली ना हो लेकिन 24 आवर के बाद हो तो वो भी लेट पोस्टमार्टम हेमोरेज। इमीडिएट होगी तो फौरन होगी, सही है।
उसकी काजेज क्या है? प्लासेंटा रह जाना, कोई उसका छोटा सा पार्ट। एबनॉर्मल रेड इंटीग्रेशन मीन रिस्टोरेशन टू ए फॉर्मल पहले वाली जो स्टेट में रिस्टोर होना होता है वो नॉर्मल नहीं होता। एबनॉर्मली ऑर्गन अपनी स्टेट में वापस नहीं आ रहे होते। नॉर्मल स्टेट में रेड इंटीग्रेशन मीन रिस्टोरेशन टू अ फॉर्मल स्टेट। एबनॉर्मल मीन इसका ये एबनॉर्मल हो रहा है। इन्फेक्शन हो कोई या प्रॉब्लम हो, कोई इंसिशन लगाया हुआ है फिजियोटमी का या सीजरियन सेक्शन का, उसकी वजह से कोई ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो। तो ये है थोड़ा सा इसका। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे परक्यूरल सेप्सिस।